मौसी के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना तो मुझे उन आवाज़ों में मेरा नाम सुनाई देने लगा। मैं डर गई, यह सोचकर कि कहीं मौसा जी मुझे इस घर से निकालने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही सारी आवाज़ें आना बंद हो गईं। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं बस यही सोच रही थी, अगर यहाँ से निकाल दी गई तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी। सुबह उठते ही मैंने मौसी से रात के बारे में पूछा तो मौसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मौसी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और पूरा दिन उन्होंने मुझे ज़्यादा बात नहीं की। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती लेकिन वह मुझे अनदेखा कर देती। धीरे धीरे अब ये रोजाना का काम हो गया था। रोज रात मुझे मौसी के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आती, लेकिन वह किस बात पर लड़ते थे इस बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मौसी उन दिनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। उन्होंने पड़ोस वाली आंटी को कहकर मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, लेकिन कोई भी एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। और फिर मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। इस बात ने भी मेरे चेहरे पर दाग लगा दिया था। जो भी रिश्ता आता वह पहले तो यही बात सुनकर वापस चला जाता था। मौसी को पहले की सांस की बीमारी थी, अब उनकी सांस ज़्यादा फूलने लगी थी और वह बीमार भी रहने लगी थी। मैं मौसी को आराम देने की बहुत कोशिश करती और उनका बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह मेरे मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं, उसी तरह मेरी मौसी भी मुझे छोड़कर चली जाए। मेरी माँ के मरने के बाद मौसी ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मेरा एक माँ की तरह ही ध्यान रखती थी। हालांकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, वह बचपन से ही मुझे एक बेटी की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी। मेरी मौसी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मौसी हर वक्त बीमार रहने लगी और वह हर वक्त मुझे यही बात कहती थी कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में नहीं रहना। मुझे मौसी की ये बात बहुत ही ख़राब लगती थी, मगर उनकी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहती थी और चुपचाप उनकी बातों के जवाब में हामी भर लिया करती थी। हालांकि मौसा जी का व्यवहार मेरे साथ एकदम ठीक था, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे मौसी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। बस यही कहती रहती थी मैं उनके मरने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाऊं। उस दिन पूरा दिन मौसी चारपाई पर लेटी रही और मैं बस चुपचाप उनके पास बैठी उनको इस हालत में देखती रही। उनके मुंह से उनकी मौत का नाम सुनकर मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौसी को कुछ हो। मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होने वाला था, लेकिन किस्मत पर किसका जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल बेबस थी और इस वक्त मेरी ही आंखों के सामने मेरी मौसी ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर आसमान से काले बादल मेरे सर पर आ गिरे थे, लेकिन मैंने हर बार की तरह खुद को संभाला। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मैं जिंदा थी। उस वक्त मैंने ऊपर वाले से अपनी मौत मांगी थी। मौसी का शौक पूरा होने के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस घर से निकल भी जाती तो कहाँ जाती। इस इतनी बड़ी दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और मुझे मौसा के आने के पहले ही इस घर से निकलने का फैसला करना था। और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मौसी की बात पर अमल करूंगी और यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझने मौसी ने कुछ सोच कर ही मुझे यह बात कही होगी, वरना तो वह मुझे माँ से भी ज़्यादा चाहती थी। ऐसे बिना किसी बात के वह मुझे बेघर नहीं कर सकती थी। मैंने अपने बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और कुछ पैसे मुझे मेरी मौसी ने मरने से पहले दिए थे, वह भी अपने बैग में रखे और मैं घर से निकलने लगी। तभी मेरे मौसा जी घर के अंदर आए और मुझे ऐसे घर से निकलते हुए देखकर वह रुक गए और मुझे पूछने लगे, रात के इस वक्त तुम घर से बाहर कहाँ जा रही हो? उनके ये पूछने पर मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे हाथ में बैग पकड़ा देखकर समझ गए कि मैं घर से जा रही हूँ और वह अचानक से बहुत ही गुस्से में आ गए और मुझे चिल्लाकर पूछने लगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो मैं डर गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी जो मुझे मौसी ने कही थी।
यह सुनकर मेरे मौसा जी का चेहरा उतर गया और वह मुझे प्यार से समझाने लगे कि बीमारी की वजह से मेरी मौसी का दिमाग खराब हो गया था, वरना वह मुझे ऐसे घर से जाने के लिए क्यों कहेंगे, जबकि उन्हें पता भी था कि हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। मैं मौसा जी की बातों में आ गई और मैंने वहाँ रुकने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा जाकर मैं अपना सामान अंदर रखूं और वह कुछ देर में वापस आ रहे हैं। शेष कहानी अगले भाग में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।